अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम हमारे मुल्क के जय्यद और मुमताज़ सहाफ़ी हबीब अकरम साहब अपने विलाग में एक वाक़या नकल करते हुए फरमाते हैं कि 1990 में कुछ ऐसी वजूहात थी कि डबल सवारी पर मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाई हुई थी गवर्नमेंट ने। ये पंजाब का वाक़या वो बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि अवाइल दिनों में जब वो शुरू में सहाफ़त के मैदान में नए थे, तो एक दफ़ा उनका जाना कहीं पर हुआ और डबल सवारी पर चूंकि पाबंदी थी, लेकिन साफ़ियों के लिए कोई थोड़ा बहुत नरमी रखी हुई थी गवर्नमेंट ने। इनके पास चूंकि सहाफ़त के कार्ड्स वगैरह थे, तो इसलिए ये बिला खौफ ख़तर मोटरसाइकिल पर बैठे हुए जा रहे थे कि अचानक रास्ते में इनको एक पुलिस वाले ने रोक लिया। हबीब साहब कहते हैं कि हमने बड़े इत्मीनान से अपने कार्ड दिखाए कि अब हमें जाने की इजाज़त मिल जाएगी, मगर वो पुलिस वाला शहर में नया था और शायद साफ़ियों से कुछ ज़्यादा नालां भी था। उसने कार्ड देखकर भी अनदेखा कर दिया और बड़ी बदतमीज़ी से बोला, मोटरसाइकिल से नीचे उतरो। हबीब साहब और नईम खान साहब नीचे उतरे और फिर उसने हुक्म दिया कि सीधे खड़े होकर बात करो। यहाँ से बदमज़गी बढ़ना शुरू हुई। वहाँ मौजूद सिपाहियों ने अपने अफसर को समझाने की कोशिश की कि साहब ये शहर के बड़े साफ़ी हैं, हम इन्हें जानते भी हैं, मगर वो अफसर बज़िद रहा, यहाँ तक कि उसने नईम खान साहब को अजीब व गरीब हुक्म दिया कि अपनी कमीज़ का ऊपर वाला बटन भी बंद करो। नईम साहब ने खामोशी से तामील की। पुलिस वाले का गुस्सा अभी ठंडा न हुआ था, कहने लगा, मैं तुम्हारी साफ़त को नहीं मानता, तुम पर पर्चा दूंगा। थाने पहुंचे तो वहां का मुहर्रर इन्हें पहचान गया और एएसआई को रोकने की कोशिश की, मगर वो कार्रवाई पर बज़िद रहा। इतनी देर में एसएचओ भी आ गया। उसने जब नईम खान साहब को थाने में बैठा देखा तो दंग रह गया। उसने एएसआई को सख्त झाड़ पिलाई और नईम साहब से माजरत की, मगर नईम खान जो पिछले 1 घंटे से जारी इस जिल्लत पर शदीद रंजीदा थे, उठे और तारीखी जुमला बोला, हाँ जी, अब मैं इस एएसआई की इस हरकत के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, और हाँ, अगर वहां बात ना बनी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी मेरे लिए ज़रूर खुलेगा और मैं उसे ज़रूर खटखटाऊंगा। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि ये धमकी काम कर गई। अगले 2 दिन सरगोदा की पुलिस और शहर का हर बाअसर शख्स नईम खान साहब के पास मिन्नतें करता रहा कि खुदा के लिए हाई कोर्ट न जाइएगा। आखिरकार शराफत के तकाजे निभाते हुए उन्होंने माफ़ कर दिया। हबीब साहब इस वाक़या से ये नुक्ता निकालते हैं कि उस ज़माने में एक आम साफ़ी को भी यकीन था कि अदालत अदलिया का नाम सुनकर बड़े से बड़ा मगरूर अफसर भी कांप उठता था। पाकिस्तान में आला अदलिया की तारीख अजीब रंगों से भरी हुई है। सियासी मामलात में इसका किरदार जो भी रहा हो, मगर ये हकीकत है कि इसी अदलिया ने ऐसे जज भी पैदा किए हैं जिन्होंने बदतरीन हालात में भी आवाम का भरम कायम रखा। जनरल ज़ियाउल हक के सख्त तरीन मार्शल लॉ में भी अदालतों ने अपने खुद मुख्तारी की झलक दिखाई। उसकी बड़ी वजह यह थी कि दस्तूर पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी का उसूल वाज़े लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हुक्मरानों की आंखों में थोड़ी बहुत हया बाकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने जैसी संगीन तारीख के बावजूद कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं आता था कि हाई कोर्ट का जज किसी मामूली दबाव में आ जाएगा। पर्दे के पीछे जो होता रहा वो अलग बात, मगर बज़ाहिर अदलिया का एक रोहब और दबदबा कायम था। मार्च 2007 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाया, तो उसके नतीजे में उठने वाली वकला तहरीक ने अदलिया को एक नई पहचान दी। अवाम का भरोसा अदालतों पर बढ़ने लगा और अदलिया एक ताकतवर इदारे के तौर पर उभरी। मगर बदकिस्मती देखिए कि इफ्तिखार चौधरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई सरबराह न मिल सका जो इस इदारे की आज़ादी का पहरा दे सकता। यह बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की और आखिरकार आसमान और उसके बनाए हुए निज़ाम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपना हमसफ़र बना लिया। काजी साहब अपने ही इदारे की जड़ों में वो बारूद भर गए जिसने 26 और फिर 27वीं तरमीम की शक्ल में पूरे अदालती ढांचे को ज़मीन बोस कर दिया। अब जो नई अदलिया वजूद में आई है उसे इस पुरानी अदलिया से कोई निस्बत नहीं रही जो अपनी खुद मुख्तारी के लिए कभी न कभी आवाज़ उठाया करती थी। ये नई 2 हिस्सों में बटी हुई अदलिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत को अलग कर दिया गया है, दरअसल 2 सरकारी महकमों से ज़्यादा कुछ नहीं। अब हाई कोर्ट के जज की हैसियत यह है कि उसके सर पर तबादले और सालाना रिपोर्ट की तलवार लटकती रहेगी। रिटायरमेंट की उम्रों में जो फ़र्क रखा गया है वो जजों के लिए एक तरह का लालच है कि अगर वो ताबेदार रहेंगे तो अगली नौकरी पक्की होगी। आज अगर कोई इन तरामीम को इस्लाहात कहता है तो वो वही लोग हैं जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं। माजी में अदलिया मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करती थी, इसीलिए बड़े बड़े आमरों को भी अदलिया के पास आना पड़ता था। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद अदलिया इस कुव्वत से महरूम हो चुकी है।
مزید برآں پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان تمام ترامیم کا مقصد عدلیہ کی بہتری نہیں بلکہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو راستے سے ہٹانا ہے۔ عدلیہ اب بحران کو حل کرنے کے بجائے خود اس کا حصہ بن گئی ہے۔ جب منصفی فریق بن جائے تو نہ اس کی ہیبت باقی رہتی ہے نہ تقدس۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں ایک نامور وکیل کے پاس گیا جس نے حال ہی میں ایک بہت بڑا مہنگا دفتر بنایا تھا۔ جب میں نے ان سے نئی عدلیہ پر سوال کیا تو انہوں نے مجھے اپنا دفتر دکھانا شروع کر دیا اور بتایا کہ یہاں قانون کی 44,000 کتابیں موجود ہیں۔ دفتر دکھانے کے بعد انہوں نے بڑی حسرت سے کہا، میں نے اس دفتر پر جو کروڑوں روپے لگائے ہیں اب لگتا ہے وہ سب ضائع گئے۔ اب وکیل عدالتوں میں نہیں سرکاری افسروں کے سامنے ذلیل ہوتے پھریں گے، کیونکہ اب عدالتوں کے پاس نہ کوئی اختیار بچا ہے اور نہ کوئی طاقت۔ میں وہاں سے نکلا تو حبیب صاحب کی مذکورہ ویڈیو یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج حبیب صاحب اور ان کے دوست نعیم اختر خان کسی پولیس والے کو سپریم کورٹ جانے کی دھمکی دیتے تو وہ ASI انہیں کہتا، جاؤ میاں جو کرنا ہے کر لو، تمہارا کیس بھی تو انہی ججوں کے پاس جانا ہے جو ہمارے ہی لگائے ہوئے ہیں۔ ہم چپ چاپ اس کی جھڑکیاں سن لیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اب انصاف کا ادارہ نہیں بلکہ ایک ایسا محکمہ ہے کہ جہاں سے خوف تو آتا ہے مگر امید کوئی بھی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔